विज्ञान के बल पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते इस आधुनिक युग से पहले, बहुत पहले, 1000 साल पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जो पूरे विश्व के न्याय और प्रजापालक हुआ करते थे। लेकिन अधिकतर नहीं, बहुत से राजा महाराज ऐसे भी थे जिनकी नस नस में भरा हुआ था दुराचार, शैतानियत और वहशीपन। उनमें से ही एक था नौरंगरा का राजा गंटीरा। अपनी सुंदरता और युवावस्था बढ़ाने के लिए मनुष्य रक्त से स्नान और अपनी शैतानी शक्तियां बढ़ाने के लिए मनुष्य रक्त का पान करके, जिसने शैतानियत की हर सीमा को पार कर डाला था। रोज सैकड़ों बेगुनाह हो जाते थे उस वहशी की दरिंदगी भरी हवस का शिकार। कहावत है, जब जब पाप बरहा है तब तब उसका संहार करने कोई अवतार आया है। गंटीरा और उसके पाप के लिए भी अवतार बनकर आए। वे महापुरुष जिन्होंने समाप्त किया एक दुराचारी, पापी और शैतान राजा का किस्सा। महल में ही दफना दिया गया उस दरिंदे को, और फिर मनुष्यों ने सदा के लिए एक अच्छे खासे महल को वीरान होने के लिए छोड़ दिया। वक्त की धूल मिट्टी सभी कुछ अपने आगोश में लेती चली गई। उस महल को, उस वक्त को, उस सभ्यता को वही वक्त अपने साथ लेकर आया आधुनिक सभ्यता, आधुनिक दुनिया, आधुनिक समाज। लेकिन आधुनिकता भरी इस दुनिया में अभी भी मौजूद है सैकड़ों ऐसे शख्स जिन्हें प्राचीन सभ्यता और प्राचीन दुनिया के बारे में जानने का शौक पागलपन की हद तक है। ऐसे ही शख्सों में से एक हैं प्रोफेसर धीरज गुप्ता, मशहूर पुरातत्ववेता। कई वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जिन्होंने खोज निकाला था एक प्राचीन खंडर। आपका क्या ख्याल है सर, किस युग से संबंधित होगा यह खंडर? जब तक ये पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने असिस्टेंट नरेश मेहता की जिज्ञासा शांत करके बोले प्रोफेसर धीरज गुप्ता, तुम यहां की देखभाल करना नरेश, मैं अपने घर होकर आता हूं। कई दिनों से काम में मशगूल होने की वजह से उधर जा ही नहीं पाया हूं। ओके सर, आप जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगा। अपने घर पहुंचे प्रोफेसर धीरज गुप्ता। पापा, भैया आ गए। गुड़िया, अपनी उपलब्धि के बारे में जो अपने परिवार वालों को बताया, प्रोफेसर ने तो सभी दंग रह गए। सच? आपने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। उस खंडर को हम भी देखेंगे पापा। हाँ हाँ, हम भी कल आपके साथ उस सैकड़ों वर्षों पुराने उस खंडर को देखने चलेंगे। बड़ा मजा आएगा उसे देखकर। ओके, कल मैं तुम्हें साइट पर ले चलूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी शालिनी? इस हालत में ठीक नहीं है तुम्हारा वहां जाना। कहीं कोई उल्टा सीधा पांव पड़ गया तो। आप चिंता ना कीजिए, अपने आप को संभालना मुझे अच्छी तरह आता है। ओके। अपनी पत्नी की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी प्रोफेसर धीरज गुप्ता को। अगले दिन प्रोफेसर के साथ उनकी पत्नी, पुत्री और बहन भी साइट पर जा पहुंची थीं। वाओ, खंडर होकर भी काफी शानदार लग रहा है ये महल। किसका होगा ये महल पापा? ये तो इसके अंदर ही जाकर पता चल सकता है। उम्मीद है दोपहर तक इसमें अंदर प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। दोपहर से पहले ही बन गया। अंदर जाने का रास्ता। सावधानी से, कोई जहरीला जानवर ना छिपा हो यहाँ। खंडर के जर्जर रास्ते से होकर सभी अंदर पहुंचे जो तो भौचक्के रह गए। मार्वलस, आश्चर्यजनक। बाहर से खंडर से प्रतीत होते इस महल के इस हॉल में धूल मिट्टी का नामो निशान भी नहीं है। वक्त के थपेड़े छू भी नहीं गए हैं। इसे ऐसा कैसे हुआ सर? ये सोचने का विषय है नरेश, लेकिन इसे बाद में देखेंगे। पहले यहां की वस्तुओं का निरीक्षण करना जरूरी है। आओ मेरे साथ। नरेश व अपने बाकी सहयोगियों के साथ निरीक्षण करने में जुट गए प्रोफेसर धीरज गुप्ता। मशगूल हो गया हर कोई अपने अपने काम में, जबकि खाली रह गई ये तीनों। सब अपने काम में लग गए हैं, लेकिन हम क्या करें भाभी? हमें भी अपने काम में लग जाना चाहिए, यानी अपने इंटरेस्ट की चीजों को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मामा इज राइट, कम ऑन। अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें ढूंढ ली थी तीनों ने। मैं तो इन हथियारों को देखूंगी और मैं इन मूर्तियों को। मेरी दिलचस्पी है उस सोने की कब्र और उस पर लटकी मूर्ति में, और सबसे ज्यादा उस मूर्ति में अजीब सी चमक मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सस्पेंस के सागर में गोते लगाती उस सोने की कब्र तक जा पहुंची शालिनी। उस मूर्ति को नीचे उतार कर देखना होगा कि वह इतना चमक क्यों रही है, लेकिन उसे उतारने के लिए मुझे इस सोने की कक्ष पर चढ़ना होगा। इतना प्रबल था जिज्ञासा का जोर कि कब्र पर चढ़ गई शालिनी और अपने हाथों से थाम ली उसने मूर्ति। ठीक तभी कौंध उठी वह जबरदस्त बिजली। शालिनी को लगा एक तेज झटका। मूर्ति के साथ उछलकर दूर जा गिरी वह। शालिनी के कंठ से उबली चीख ने सभी को बुरी तरह चौंका दिया। सभी दौड़कर शालिनी तक पहुंचे। उफ!
ये तो बेहोश हो गई, लेकिन इसे हुआ क्या? चीखी क्यों ये? उनमें से एक भैया क्रांत सा बोला, इन्होंने उस कब्र पर पांव रखने जैसा अशुभ काम कर दिया, तभी तभी उन्हें झटका लगा होगा। लाल सिंह ठीक कहता है सर, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कब्र पर पैर रखना अशुभ होता है। चीखे प्रोफेसर धीरज गुप्ता। शट अप, बकवास बंद करो और बाहर जाकर जीप तैयार करो, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। जीप कुछ पलों बाद ही अस्पताल की तरफ भागी चली जा रही थी। क्या मिसेस गुप्ता ने सचमुच कब्र पर पांव रख दिया था? क्या कब्र पर पांव रखना सचमुच अशुभ होता है? अस्पताल में क्या हुआ नर्स? मेरी वाइफ तो ठीक है। यस प्रोफेसर, आपकी पत्नी ठीक है और ठीक है आपका बच्चा भी। बच्चा? हाँ, आपकी पत्नी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है। खुशी से झूम उठे थे प्रोफेसर गुप्ता। कहाँ है मेरा बच्चा? मिलवाओ मुझे उससे। टेक इट इजी प्रोफेसर गुप्ता, डॉक्टर आपके बच्चे को लेकर बाहर आते ही होंगे। अंदर बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं इसे इसके डैडी से मिलवा कर लाता हूं। डॉक्टर ने बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। अचानक कटोरियों से उबल पड़ने की हद तक चौड़ी होती चली गई। डॉक्टर की आंखें। ठीक यही वह पल था जब लड़खड़ा गए डॉक्टर के कदम। उछल गया डॉक्टर के हाथ से शिशु और जा गिरा पालने में, जबकि डॉक्टर जा गिरा था पास ही खड़ी औजारों से भरी ट्राली पर। डॉक्टर साहब को संभालो। लपक कर डॉक्टर को औजारों की ट्राली से उठाया नर्सों ने, और चीख पड़ी दहशत से, और चीखती भी क्यों ना। वह खौफनाक छक्के छुड़ा देने वाला दृश्य जो देखा था, उनकी आंखों ने स्तब्धता की चादर फैल गई थी। प्रत्येक चेहरे पर सन्नाटा सा खींच गया था। चारों ओर दहशत कुंडली मारकर बैठ गई थी हर दिल में। उस दुर्घटना का प्रोफेसर धीरज गुप्ता के दिल में ऐसा खौफ बैठा कि वे अपनी पत्नी और नवजात शिशु को फौरन अपने घर ले आए। कुछ दिन बाद ही, तुम आराम करो शालिनी, मैं उस खंडर से सामान निकलवाकर म्यूजियम में रखवाता हूं। ठीक है। प्रोफेसर गुप्ता चले गए। इधर सन्नी की मांसपेशियां स्वस्थ रहें, इसके लिए इसकी मालिश करना जरूरी है। सन्नी नाम रखा गया था उस शिशु का। सन्नी की मालिश करने में रत हो गई। शालिनी, ये दोनों ना जाने क्यों सन्नी के पास नहीं फटकते और उससे दूर दूर रहकर गुर्राते रहते हैं। उस समय सन्नी के सिर पर थे शालिनी के हाथ। मेरा राज दुलारा। जब घूम कर रह गया था, शालिनी का सिर ऊपर से ठीक सिर पर गिरी। उस मूर्ति ने छीन लिए थे शालिनी के होश, जबकि नटखट कृष्ण सा मुस्कुरा रहा था सन्नी। क्या जानता था वह बेचारा कि उसे गोद में खिलाने वाली बेहोशी की गोद में पहुंच चुकी है। इधर खंडर से निकला सारा सामान म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था। एक एक चीज का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना नरेश। मुझे इन सामानों से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावनाएं हैं। ओके सर। पूरी तल्लीनता से निरीक्षण में जुट गया प्रोफेसर गुप्ता का असिस्टेंट नरेश मेहता। शुरुआत इन पुस्तकों से करता हूं, क्योंकि हर सभ्यता और समय की घटनाएं पुस्तकों में ही दर्ज होती हैं। पुस्तक का पहला पृष्ठ पलटा नरेश ने, और उस पहले ही पृष्ठ के पलटने के साथ ही आश्चर्य का जो सागर लहराया उसके चेहरे पर, वह हर पृष्ठ पलटने के साथ गहरा और गहरा होता चला गया। सवालों की आंधियां सी चल रही थी उसके दिल में, और दिमाग में साय साय की आवाज के साथ हिलोरे ले रहा था। सनसनी का तूफान। उफ! इतने सनसनी और हंगामा खेज चित्र भरे हुए हैं इस पुस्तक में। काश मैं इन चित्रों के ऊपर लिखी लिपि को पढ़ पाता तो इन चित्रों से संबंधित कोई बहुत बड़े रहस्य को जानने में सफल हो जाता। कब तक यह लिपि मेरी समझ में नहीं आएगी? जब तक मैं इसे पढ़कर इस पुस्तक में बने चित्रों का रहस्य जान नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद, तब जब सारी गुप्ता फैमिली के सारे सदस्य घर के गार्डन में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और सन्नी प्रैम में लेटा अपनी ही दुनिया में मस्त था, तब संयोग से पेड़ से टूटा वह तना और ठीक नीचे प्रेम पर बैठे सन्नी की तरफ मौत बनकर बढ़ा। अब पिसकर रह जाना था सन्नी का नन्हा जिस्म उस भारी तने के नीचे दबकर, लेकिन ऐसा हो पाता। उससे पहले ही हुआ वह चमत्कार। चमकी एक बिजली, उभरी एक आकृति। इसी के साथ सन्नी को मौत देने के लिए बढ़ता वह तना एक साइड में जा गिरा, लेकिन सन्नी के सिर पर से अभी टला कहां था मौत का साया। तने ने गिरकर प्रैम के पहिए से ब्रेक को हटा दिया था और इसीलिए ढलान पर तेजी से लुढ़कता चला गया था। वॉकर हंसी मजाक में मशगूल गुप्ता परिवार के किसी सदस्य का ध्यान नहीं था उस घटना की तरफ जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनने जा रही थी।
लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसकी हैरानी से फटी आंखें उस सारी घटना की गवाह थीं। और वे आंखें थीं प्रोफेसर गुप्ता के असिस्टेंट नरेश मेहता की। सन्नी की जान को खतरे में देखकर चीख पड़ा था, प्रोफेसर साहब, सन्नी को बचाइए। अब चौंका। गुप्ता परिवार का हर सदस्य, प्रैम्प को रोको। ओह नो! प्रैम्प के पीछे भागने वालों में सबसे आगे था नरेश मेहता और उसके पीछे थे बाकी सभी। अचानक सभी की आंखों में दहशत के भाव नाच उठे। उफ! ट्रक! सन्नी को लेकर प्रैम्प ट्रक की तरफ बढ़ रहा है। दहशत और अगले पल घटने वाली घटना के विचार ने दहलाकर रख दिया सभी को। उफ! ट्रक के नीचे आने से अब सन्नी नहीं बच सकता। सन्नी! उफ! शालिनी! पछाड़ खाकर गिरी शालिनी, और गिरती भी क्यों ना। उसके जिगर के टुकड़े, उसके लाल को मौत जो निगलने बढ़ रही थी। अब बस एक पल के 100वें हिस्से भर की देर थी उस टकराव के होने में जिसमें शर्तियां परखच्चे उड़ जाने थे मासूम सन्नी के जिस्म के। लेकिन वह नहीं हुआ, और जो हुआ वह चमत्कारिक, हैरत अंगेज और अकल्पना की हर सीमा से बढ़कर था। एक झटके से प्रैम्प रुक गया और सर्रर से उसके पास से गुजर गई। वह ट्रक रूपी मौत देखने वाले जड़ हो गए थे, सांसें तक लेना भूल गए थे। खुदाई करिश्मे का अद्भुत नमूना लग रहा था वहां, लेकिन नरेश मेहता कुछ कुछ और ही सोच रहा था। एक ही सवाल उसके मस्तिष्क के मैदान में सैकड़ों घोड़ों की तरह दौड़ रहा था। प्रैम्प के ब्रेक अपने आप कैसे लग गए? कैसे कैसे? कुछ देर पहले की घटना ने झकझोर डाला उसकी दिमाग की नस नस को। मोटी डाल रूपी और ट्रक रूपी मौत से सन्नी का बच जाना मात्र संयोग नहीं हो सकता। चक्कर कुछ और ही है। लेकिन क्या? अचानक जहन में कौंधती एक तस्वीर ने उसे बुरी तरह विचलित कर दिया। जिस समय सन्नी डाल से बचा था उस समय रोशनी की एक अजीब सी आकृति चमकी थी। मुझे लगता है मैंने उस आकृति को कहीं देखा है, लेकिन कहां? दिमाग पर जोर डाला नरेश मेहता ने और उछल पड़ा। अगले पल हां, याद आया कि मैंने रोशनी से बनी आकृति को कहां देखा था। तोप से छूटा गोला बनकर भागा। नरेश मेहता कुछ देर बाद ही म्यूजियम में मौजूद पुस्तकों से अटखेलियां कर रहा था। वह जल्द ही ये है वो आकृति। इस आकृति के बारे में यहां क्या लिखा है ये तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि हजारों वर्षों पुरानी इस आकृति का सन्नी के पास दिखने का क्या मतलब हो सकता है। एक ही मतलब है इसका कि मासूम सन्नी के जिस्म में किसी तरह प्रवेश कर गई है वह भयंकर आत्मा जो गुप्ता परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की तबाही का कारण बन सकती है। लेकिन मैं इस तबाही को कैसे रोकूं? अगर गुप्ता परिवार को मैंने इस बारे में बताया तो वह मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और सिर्फ गुप्ता परिवार ही क्यों, कोई भी विश्वास नहीं करेगा मेरी बात पर। तो मैं क्या करूं? चुप बैठ जाऊं और होता देखूं तबाही का नंगा नाच? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। उस तबाही को रोकना ही होगा मुझे, और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या था वह तरीका? अंधेरी रात, पूरे वातावरण पर जिसने फैला रखी थी स्याह अंधेरे की चादर। ऐसे में भला कहां नजर आता? गुप्ता विला की दीवार पर चढ़ता वह चोर जो स्वयं अंधेरे का ही एक हिस्सा लग रहा था। बिल्ली की भांति दबे पांव चलता वह चोर प्रोफेसर गुप्ता के बेडरूम में प्रवेश कर गया। अंधेरे की अभ्यस्त उसकी आंखों ने झट देख ली। अपने मतलब की चीज वह है तिजोरी। यहां से काफी अच्छा माल मिलने की उम्मीद है। तिजोरी के पास पहुंचकर साये ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली, लेकिन मास्टर की का इस्तेमाल कर पाता वह? उससे पहले ही रोशनी से नहा गया सारा कमरा और चोर की पीठ से आ लगी वह रिवॉल्वर। डोंट मूव! सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। चोर, तो तुम जाग रहे थे? हां, और इसी मौके की तलाश में था। पसीने से नहा उठे। चोर का दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं। अगर इसने पुलिस बुला ली तो लंबा नप जाऊंगा, लेकिन इससे बचूं कैसे? अचानक चमक उठी उसकी आंख 1000 वॉट के बल्ब की भांति। ये बच्चा बचाएगा मुझे। जैसे चील झपट्टा मारकर मांस को उठाती है, ठीक वैसे ही सन्नी को उठाया उसने और अपनी रिवॉल्वर निकालकर लगा दी उसकी खोपड़ी पर। रिवॉल्वर फेंक के पीछे हट जा सेठ, वरना तेरे छोकरे के भेजे का कीमा बना देगा अपूर्ण। उफ! सवाल सन्नी की जिंदगी का था। माननी ही पड़ी प्रोफेसर गुप्ता को चोर की बात। शाबाश! और पीछू हट जाने दे अपूर्ण को। सीढ़ियों की तरफ सरकते चोर ने एक झटके से उखाड़ दी टेलीफोन की तार। इसे तोड़ना जरूरी है, वरना तुम फोन करके पुलिस को अपूर्ण के पीछू लगा देगा।
ठीक तभी एकाएक भूत की तरह वहां प्रकट हुआ। नरेश मेहता, क्या हुआ? क्या हुआ प्रोफेसर साहब? अरे! नरेश मेहता के एकाएक आगमन से उल्टी सीढ़ियां उतरता चोर का पैर अटका टेलीफोन की टूटी तार में और वह लड़खड़ा उठा और ऐसा लड़खड़ाया कि लुढ़कता चला गया सीढ़ियों पर। पीछे हट जाओ, कोई अपुन के पास नहीं आएगा। आह! साथ ही अंधाधुंध गोलियां चलाता चला गया। उसकी एक गोली ने दिखाया वह कमाल, छत से जुदा होकर वह भारी फानुस तीर सा नीचे की तरफ बढ़ा। ठीक उसी पल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आया। चोर हलक फाड़ कर चीख पड़ा। मौत से बचने के लिए चीखा था वह, लेकिन जब मौत आती है तो कहां सुनती है ऐसी चीखें। भारी फानूस ने कचूमर निकाल डाला था चोर का। हैरान थे प्रोफेसर गुप्ता, वो उनकी पत्नी, और परेशान, बेहद परेशान था नरेश मेहता। उफ! एक और जान ले ली सन्नी के शरीर में प्रवेश आत्मा ने। अपने मासूम की तरफ दौड़ी शालिनी, मेरा बच्चा। लेकिन वह पहुंच ना पाई उस तक कि अरे, लाइट कैसे चली गई? किसने किया यह? अंधेरे में गूंजी प्रोफेसर गुप्ता की आवाज। तुम यहीं रहना शालिनी, मैं लाइट जलाकर आता हूं। प्रोफेसर गुप्ता की कहीं जाने से पहले ही आ गई। लाइट आ गई। जाने क्या हुआ था इसमें, अपने आप चली गई, अपने आप आ गई। मैं सन्नी को संभालती हूँ। अरे, सन्नी कहाँ गया? पटाखे से छूटने लगे प्रोफेसर गुप्ता के दिमाग में। जो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वह यहां से चला कहां गया? झुरझुरी सी दौड़ गई शालिनी के जिस्म में। रुघने लगा उसका गला। अभी तो यहीं था मेरा लाल, कहाँ गया? कहाँ गया? कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? नॉनसेंस! हम तीनों के सिवा यहां ना कोई था ना कोई है, इसलिए सन्नी अपने आप ही घुटनों के बल इधर उधर कहीं रेंग गया होगा। आओ उसे देखते हैं। चलिए सर। सभी ने बंगले के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला, लेकिन सन्नी को ना मिलना था सो ना मिला। मिला नहीं। मुझे भी नहीं मिला। सैकड़ों सवालों के साथ खौफनाक सन्नाटा कब्जा करता चला गया सभी के दिलो दिमाग पर। कहां चला गया सन्नी? कौन ले गया उसे? सर, मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो नरेश, लेकिन इसके लिए पुलिस स्टेशन ही जाना होगा, क्योंकि फोन की तार तो चोर ने तोड़ दी है। आप तुरंत चले जाइए भैया। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं खुद ही बीच में ही काट दी नरेश मेहता ने प्रोफेसर गुप्ता की बात। इस माहौल में आपका जाना ठीक नहीं है सर। आप परिवार वालों को सांत्वना दीजिए, मैं पुलिस को लेकर आता हूं। प्रोफेसर गुप्ता को जची अपने सहायक की बात। ओके नरेश, तुम ही जाओ, लेकिन पुलिस को लेकर जल्द ही वापस लौटना। ठीक है सर। हवा का झोंका बनकर बंगले से बाहर निकले नरेश मेहता ने तूफान बना दिया अपनी उस कार को, जिसकी पिछली सीट पर मौजूद था वो मासूम, जिसे सन्नी के नाम से पुकारा जाता था। कार को आंधी तूफान की तरह ड्राइव करते नरेश मेहता के जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे, चेहरा कनपटियों तक सुर्ख था। अब मैं तुझे इतनी दूर ले जाकर छोड़ूंगा जहां तू किसी की जान जाने का कारण नहीं बन सकता। इधर अंगार की भांति जल रही थीं। पिछली सीट पर मौजूद सन्नी नामक उस मासूम की आंखें, जमाने भर की क्रूरता और वहशीपन टपक रहा था। उन आंखों से चेहरे पर मौजूद था दरिंदगी का जबरदस्त ज्वालामुखी। मुख से निकली सैकड़ों भेड़ियों के गुर्राहट सी हल्की आवाज मानो चिंघाड़ चिंघाड़ कर कह रही थी कि नरेश मेहता का सोचा पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग, जिसका नाम है भूत बच्चा।